नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। और आंकड़ों के प्रबंधन में यह हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास देखी थी और वहाँ पर हमने जानकारी हासिल करी थी कि आंकड़े क्या होते हैं, यानी कि डाटा क्या है। आंकड़ों को हम लोग हिंदी में समक बोलते हैं। और कोई भी सारणी या ग्राफ वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले हमको आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है किसी भी जानकारी को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने वो देख लिया था। आज हम लोग बात करने हैं कि भाई प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं उनको इकट्ठा कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की क्या क्या विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी था। आज हम लोग प्राथमिक आंकड़ों की संग्रहण की विधि देखने वाले हैं। प्राथमिक आंकड़ों की संग्रहण की विधि, तो इसमें देख लेना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, पहला कि भाई संग्रहण की विधि मतलब आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करेंगे। आपके पास में जो भी प्राथमिक डाटा है, प्राथमिक समक जो है, उनको कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि इसमें अनुसंधानकर्ता खुद जाता है। मतलब जो आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है वो क्या करेगा, खुद घर घर जा करके आंकड़े लेकर के आएगा। तो पहला पॉइंट यही याद रखना आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड पे कि इसमें अनुसंधान स्वयं घर घर जाकर समक संग्रहण करता है। बात समझ में आ गई। मतलब कोई भी अगर हमको जनगणना करनी है तो क्या करेंगे, जो भी इंसान है जिसकी ड्यूटी लगी है वो घर घर जाएगा और पूछेगा उनसे कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने जानवर हैं, जानवरों में कौन कौन है ना, कौन पढ़ा हुआ है, कौन नहीं पढ़ा हुआ। तो क्या करेगा, उसमें अनुसंधान करता है। यानी कि जो लोग डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, जो लोग जनगणना कर रहे हैं, वो लोग घर घर जा कर के क्या करेंगे, समक को इकट्ठा करेंगे, डाटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगली बात करें हम लोग, इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत संपर्क है ना, घर घर जाएंगे तो क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके पास में रहेगा, इसमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। क्या करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेंगे। मतलब कोई इंसान जाएगा तो सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क, यानी कि कोई भी इंसान जिसको डाटा चाहिए घर जाएगा, किसी के बात करेगा भाई, तो वो एक व्यक्तिगत संपर्क हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने किसी के बारे में पूछ लिया, बाहर से पूछ लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, बाहर से पूछने की भी इसी में विधि है, लेकिन मतलब एक बार व्यक्तिगत बाहर से पूछेगा तब भी किसी न किसी को पहचानेगा, तभी जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज तो जानकारी मिलना मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनजान इंसान अगर आ जाए, समझना बात को, अगर अनजान इंसान आ जाए तो क्या हम लोग अपनी जानकारी उसको देंगे, नहीं देंगे, है ना। सुनना ध्यान से। लेकिन हमारे पास में कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति, गवर्नमेंट का, है ना, सरकारी इंसान अगर हमारे पास में आकर के हमसे जानकारी मांगता है तो हम उसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमको उसके पास में भरोसा है। क्या है, उसके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं, तब जाकर के हमको क्या होती है, वो जानकारी मिलती है। ठीक है, अदरवाइज जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके, ठीक है, क्या होता है, तब जानकारी यानी कि जो आपको आंकड़े, ठीक है, जो मिलते हैं, आंकड़े प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत संपर्क अगर स्थापित नहीं किया तो लोग आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं देंगे और ऊपर से पीट पीट के भगा देंगे, वो अलग। अगला पॉइंट, अनुसंधान कर्ता को, जो इंसान डाटा इकट्ठा करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, अनुसंधानकर्ता को धैर्य, निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। क्या मतलब है,
इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना कि अनुसंधानकर्ता को धैर्य की आवश्यकता होती है और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। धैर्य की आवश्यकता कैसे, जैसे कि कोई इंसान गया किसी के घर पे सर्वे करने, जनगणना करने, तो भाई उसको बोलेंगे बैठो, आओ बैठ जाओ, पानी पियो, एंड और अगर कोई घर में नहीं है, अगर कोई घर में नहीं है या हमको जानकारी वाला देने वाला इंसान नहीं है तो थोड़ी देर कहेंगे आप बैठो, वो कहीं गए हुए हैं तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं मैं तो चल रहा हूँ, नहीं आप बता दो, ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीज़ करेंगे तो उसमें नुकसान है, हमको जानकारी क्लियर नहीं मिल पाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके सुनना पड़ेगा, हाँ वो क्या बात बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि निष्पक्षता ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभी क्या होता है, हम लोग आंकड़े जो होते हैं, डाटा जो होते हैं वो छुपाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जो जनगणना लोग करते हैं ना वही कभी कभी आंकड़े छुपाते हैं। जैसे कि मेरे मिलने वाला कोई है तो मैं गया जनगणना करने के लिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है, जहाँ पर BPL राशन कार्ड बनते हैं। सुनना बात को, मैं जो फैक्ट है बात बता रहा हूँ, जहाँ BPL राशन कार्ड बनते हैं, BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मिलने वाले, जिनके जानकार जो होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, जब सर्वे करते हैं तो उनको क्या करते हैं, भाई इनकी बहुत कम इनकम है, ये बहुत गरीब है, ऐसा दर्शा करके उनके पास में राशन कार्ड कौन सा बनवा देते हैं, BPL बनवा देते हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर निष्पक्षता का भी चांस रहता है कि भाई ये निष्पक्षता है वो उसके खतरे में रहती है हमेशा, कि मिलने वालों के साथ में क्या हम लोग निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। तो ये हमेशा देखना, ये आपके पास में अड़ोस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोगों की जो राशन कार्ड जो है वो BPL के बने होंगे, यानी कि जिसने डाटा संग्रहण किया है, जो इंसान जो अनुसंधान करता है, जिसने डाटा इकट्ठा किया है, कहीं ना कहीं से उसने निष्पक्षता को क्या किया है, खत्म किया है, तब जा कर के ही। क्योंकि जो सक्षम व्यक्ति है उसके अगर राशन कार्ड जो है वो BPL का बना हुआ है तो वो गलत तरीके से बना हुआ है, वो कैसे बना होगा, मैंने तो बनाया नहीं होगा या किसी और ने तो नहीं बनाया होगा। मतलब जो लोग डाटा इकट्ठा करने आए होंगे उन्होंने क्या किया होगा, भाई अपने निष्पक्षता को नहीं रखा होगा, भाई मिलने वाले चलो ठीक है कर दो, क्या जा रहा है, अपना घर का क्या बिगड़ रहा है ना, एक नॉर्मल सी बात होती है। तो याद रखना कि अनुसंधानकर्ता को धैर्य की आवश्यकता होती है जानकारी लेने के लिए। दूसरी बात है उसको निष्पक्षता होना बहुत ज़रूरी है। अगर निष्पक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं से आंकड़े प्रभावित होंगे। और इसी कारण से आजकल वो जो हमारा राशन कार्ड जो है ना, बहुत सारे BPL बने हुए हैं और लोगों को लगता है कि बहुत देश गरीब है। और अगला जो है स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, रहन सहन और रीति रिवाज की जानकारी होना आवश्यक है। रीति रिवाज की जानकारी आवश्यक, समझना बात को। सबसे मेन बात क्या है, आपको स्थानीय भाषा समझ में आनी चाहिए। पहली बात, क्या कंडीशन कहता है भाई कि अगर आपको डाटा इकट्ठा करना है तो आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए। अगर मान लो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जिसको हमारे यहाँ पर हिंदी नहीं आती, मान लो है ना, या साउथ का जो व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती, मलयालम आती हो, अगर वो आकर के यहाँ पर सर्वे करेगा, राजस्थान में सर्वे करेगा, ठीक है, या हिंदी वाले क्षेत्र में सर्वे करेगा, तो वो क्या पूछेगा। अगर वो पूछ भी लिया तो हमको समझ में नहीं आएगा। एक बात तो हमको समझ में नहीं आया, हमने जो बताया वो उसको समझ में नहीं आएगा। या मान लो कोई अंग्रेज, मतलब बाहर का विदेशी व्यक्ति, अंग्रेज का मतलब किसी भी देश का व्यक्ति, ठीक है, बाहर का कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं, स्पेनिश, जापानी बोलने वाला, चाइनीज़ बोलने वाला, जो भी, ठीक है, तो जो भी आ जाए वो क्या है, उसको स्थानीय भाषा की जानकारी होगी नहीं। अगर वो डाटा इकट्ठा करना आता है, कोई जानकारी लेना आता है तो हम बता भी दिए तो उसको समझ में आना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जरूरी क्या है, अगर प्राथमिक आंकड़े हमको इकट्ठे करने हैं तो आपको स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारी जगह क्या हिंदी उनको आती है, और बहुत कंडीशन ये है कि हिंदी भी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को हिंदी भी नहीं आती, तो वो तो अपनी लोकल भाषा में बोलेंगे, ठीक है। अगर राजस्थान में है तो राजस्थान के तो कहीं कहीं मारवाड़ी बोलेंगे, कहीं मेवाड़ी बोलेंगे, कहीं शेखावटी बोलेंगे, कहीं वागड़ी बोलेंगे, है ना। तो अगर उन्होंने हिंदी में भी नहीं बोला, सुनना ध्यान से, अगर साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति आया उसको हिंदी आती है, लेकिन हमने, जैसे मैं बांसवाड़ा का हूँ तो वागड़ी है, अगर मैंने वागड़ी में बोल दिया उसको क्या खबर पड़ेगी। या अगर आप लोग मारवाड़ से, आपने मारवाड़ी बोली तो उसको साउथ इंडिया वाले को क्या खबर पड़ेगी, भाई केरल वाले को, कि क्या बोल रहा है ना, तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको स्थानीय भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, लोगों के रहन सहन के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अदरवाइज उनका क्या उठने बैठने का तरीका है, क्या रीति रिवाज है, कुछ पता नहीं होगा तो उसको भगा देंगे, है ना। पागल इंसान कहाँ से आ गया, क्या बोलेंगे, पागल इंसान कहाँ से आ गया है ना। तो ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास में क्या था कि अनुसंधान, देखो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की क्या विधियाँ हैं, क्या क्या
नियम है। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है कि भाई आपने जब प्राथमिक आंकड़े जब आप इकट्ठे करने जाओगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, इसमें स्वयं घर घर जा करके आंकड़े इकट्ठा करता है। दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त करता है, और इसमें धैर्य होना ज़रूरी है, निष्पक्षता भी ज़रूरी है, और उसके बाद में आपके पास में स्थानीय भाषा, रहन सहन और रीति रिवाज, इन सबकी जानकारी आवश्यक है, तभी प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज आपको प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे नहीं होंगे। चलो उसके बाद में इसकी विशेषताओं की बात करें, है ना, प्राथमिक आंकड़ों की क्या विशेषताएं होती है, हमारे गणित वालों के लिए है ना, क्योंकि हमको विशेषता में मैं तो कन्फ्यूज हमेशा रहता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, इस देख को लेना यहाँ पर कि हम लोग विशेषता की बात कर रहे हैं कि भाई प्राथमिक आंकड़े जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो क्या क्या विशेषताएं प्राथमिक आंकड़ों की होती है, हम जानकारी हासिल कर रहे हैं किसके बारे में, कि प्राथमिक आंकड़ों के क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी है प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताओं के बारे में कि पहला जो है वो सजातीयता, पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, सजातीयता। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्राथमिक आंकड़े लेने गया है, जानकारी लेने गया है, तो जिस भी जगह पर वो जाएगा, एक व्यक्ति जिस भी जगह पर जाएगा, सभी आंकड़े एक जैसे ही बनेंगे, लगभग एक जैसे। देखो संख्याएं अलग अलग हो सकती, किसी घर में 5 जानवर है, किसी घर में 7 जानवर है, अलग अलग हो सकता है, लोग अलग अलग है। लेकिन अगर मैंने सर्वे करी है तो मैं अपने हिसाब से लगभग सभी जगह से, लगभग जितनी भी जगह मैंने सर्वे करी है उसको क्या है कि एक जैसे कैटेगराइज्ड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इसकी प्राथमिक आंकड़ों की क्या विशेषता होती है कि इसमें सहजातीयता होती है, मतलब इनमें लगभग एक समानता होती है। सहजातीयता का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास में एक समानता दिखाई देती है, एक समानता दिखाई देती है। ठीक है, और आगे बात करें हम लोग, एक समानता दिखाई देती है, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि लचनशीलता होती है। अगला क्या है, लचनशीलता। लचनशीलता का मतलब क्या है कि मैं जानकारी लेने जब जाऊंगा तो अपनी सुविधा के अनुसार जाऊंगा। अपनी सुविधा यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर फ्री नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, जा करके भी क्या करूंगा, जानकारी तो मुझे मिलेगी नहीं। तो इसमें लचनशीलता मतलब उसको पूछेंगे भाई आप फ्री कब हो, वो बोलेगा भाई मेरे इस टाइम पे तो मेरे को काम पे जाना है, आप शाम को आ जाओ। तो जिस समय वो कहेगा, जिस समय वो टाइम देगा, मुझे उस समय पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या विशेषता हो जाएगी, तो सजातीयता मतलब सभी आंकड़े एक जैसे होते हैं, एक जैसे हम लोग करते हैं, बनाते हैं या एक समान दिखाई देते हैं। अगला लचनशीलता का मतलब क्या है कि आपको जिस भी समय पर आपको बुलाया जाएगा, मतलब उस प्रकार से आपको डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लचनशीलता। ठीक है, और उसके बाद में अगला पॉइंट आपके पास में होता है शुद्धता। शुद्धता अधिक होती है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों में क्या होती है, शुद्धता अधिक होती है। कारण क्या है कि इंसान खुद जाता है। ठीक है, जब खुद जा करके करेगा तो एग्जैक्ट जानकारी निकाल के लाएगा। ठीक है, हमने किसी को पूछा था नहीं कि वो, मैंने पूछा भाई इस पे घर में कितने लोग हैं, यार ऐसा लगता है कि ऐसे इतने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, अनुमान लगा, अनुमान नहीं। इसमें क्या कह रहा है, शुद्धता अधिक होती है। मतलब कारण ये कि व्यक्ति घर घर जाता है तो उसमें क्या है कि उसको जानकारी जो है वो बिल्कुल एकदम सही, लगभग सही मिलती है, शुद्धता ज़्यादा होती है। देखो लगभग सही का मतलब ये है कि कभी कभी लोग थोड़ा बहुत छुपा देते हैं। ठीक है, जानकारी क्लियर कभी करते नहीं है ना। जैसे कभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है, कुछ लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं, कुछ लोग जानबूझकर नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास में शुद्धता, सर्वे में तो क्या फिर शुद्धता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चल जाता कभी कभी। ठीक है, नॉर्मली चीज़ आप लोग भी जानते हैं इन चीज़ों को। तो विशेषताएं जानकारी रखना आप लोग कि भाई प्राथमिक आंकड़ों की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो सजातीयता होती है क्योंकि जो लोग इकट्ठा करने जाएगा वो एक इंसान ही रहेगा। अगला जो है वो लचनशीलता होती है। लचनशीलता का मतलब है कि आपके पास में जिस भी समय पर बात करेगा हमको उस टाइम पे जा करके, मतलब अपने अकॉर्डिंग या सामने वाले के अकॉर्डिंग हम लोग जा करके जानकारी ले सकते हैं। अगला है इसमें शुद्धता बहुत अधिक होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद में अगला पॉइंट याद रखना, विस्तृत सूचना क्या होती है, विस्तृत सूचना प्राप्त और विस्तृत होती है, और विश्वसनीयता, विश्वस्त। ठीक है, विस्तृत सूचना और विश्वस्त सूचना मतलब अगर आदमी खुद जाएगा तो पूरी जानकारी डिटेल के साथ में लेकर के आएगा। कोई भी व्यक्ति जाएगा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, आंकड़े प्राप्त करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसको सूचना बिल्कुल डिटेल्स के साथ में मिलेगी और भरोसे के लायक, मतलब विश्वस्त सूचनाएं
मिलेगी। ठीक है, ये हमारा भाग था कि प्राथमिक आंकड़ों को हम लोग किस प्रकार से संग्रहण करते हैं, संग्रहण में क्या करते हैं, ये संग्रहण करने के तरीके हैं, प्राथमिक आंकड़ों की क्या क्या विशेषता है। अब इसके दोष क्या वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, आप लोग जैसे भी करें। प्राथमिक आंकड़ों के दोष क्या है, तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह में यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ताकि एक साथ में आपको लिखने के लिए ठीक हो जाएगा। दोष क्या क्या है, एक तो सबसे पहला दोष ये है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप। देखो, इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति जनगणना करने गया, सर्वे करने गया, तो कहीं ना कहीं से व्यक्तिगत पक्षपात कहीं ना कहीं से कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, इंसान बेचारा गरीब है, सुनना ध्यान से, कोई इंसान वास्तव में गरीब है, और मेरे गांव की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई इंसान गरीब है, उसके घर में पैसा नहीं है। ठीक है, मैं मेरे गांव की घटना बता रहा हूँ। 2 भाई, गांव में 2 भाई हैं, एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, और एक से ही मतलब मजदूरी करता है बेचारा। तो अब जो गवर्नमेंट टीचर जो है ना, गवर्नमेंट टीचर जो है, उनके घर में जो है वो राशन कार्ड जो वो BPL बना हुआ है, और जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, जो मजदूरी कर रहा है उसके घर में जो राशन कार्ड जो बना हुआ है वो BPL का नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि व्यक्तिगत पक्षपात। कैसे व्यक्तिगत पक्षपात? क्योंकि जो व्यक्ति, देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं टीचर या उसकी गलती नहीं कर रहा हूँ, दोनों भाइयों की गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, बात समझना कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। समझो, व्यक्तिगत पक्षपात कैसे, कि जब व्यक्ति सूचना लेने गया होगा, कोई भी दूसरा, उस गाँव में स्कूल होती है, तो वहाँ पर जो स्कूल के जो लोग होते हैं, टीचर होते हैं, उनमें से किसी न किसी की ड्यूटी लगी होगी जानकारी लेने के लिए। अब वो इंसान जब जानकारी लेने के लिए गया होगा तो क्या किया होगा, भाई ये शिक्षक है, अरे सर मिलने वाले सर है अपने, तो एक काम करते, चलो चल चढ़ाते हैं BPL। बात समझ रहा? जो हमारे पास में मिलने वाले शिक्षक थे उसकी वजह से, देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे गाँव का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ मेरे गाँव के, इसलिए ताकि मैं किसी को बुरा ना लगे, है ना। नहीं तो बोलूँगा कि इस गांव में सर आप हमारे गांव की बुराई कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल, ताकि मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ या मेरे गांव के ऊपर ले लेता हूँ, ताकि कोई किसी को बुरा नहीं लगे। तो क्या हो जाएगा, भाई अपने टीचर, अरे गुरुजी अपने मिलने वाले हैं, एक काम करते, चलो चलो गुरुजी लगा देते हैं BPL। अब शिक्षक है, सक्षम है, लेकिन उसका BPL लगा दिया। अब दूसरा बेचारा वास्तव में टीचर नहीं है ना, वास्तव में मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, लेकिन उसका कर्म में क्या BPL नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं से ये व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप हमेशा रहता है कि भाई वास्तव में जिसके जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं दी गई है, जिसको नहीं होनी चाहिए थी वो मतलब सुविधा उसको मिल गई। देखो ज़रूरी नहीं कि राशन कार्ड में ही हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो कि मान लो किसी के घर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और किसी घर में नहीं, तो फिर नहीं वाला अपने आप को सोचेगा यार मिलने वाले ही अपने काम करते, चलो सबको बता, सब मेरे पास तो मेरे घर में कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे, कौन आगे अपने घर की बढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अब दूसरे घर वालों ने बता दिया कि अपने घर की बढ़ाई के चक्कर में सब पढ़े लिखे, भाई बहुत सारे अनपढ़ भी हो तो भी क्या हुआ कि भाई इसमें क्या हुआ कि व्यक्तिगत पक्षपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के समय में। क्यों? क्योंकि भाई सब व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क रहेगा तो व्यक्तिगत पक्षपात भी हो जाएगा। अगली बात करें, उसके बाद में अपव्यय, श्रम अधिक और समय अधिक। ध्यान से देखना जरा, प्राथमिक आंकड़ों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें खर्चा बहुत आता है, दुनिया भर का बजट आता है। बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं कि दुनिया भर का बजट आता है। अब उस बजट को, ठीक है, दुनिया भर का क्या है आपके पास में बजट आएगा, उस बजट को लोग क्या है मिसयूज भी करते हैं। कम खर्चा है तब भी ज़्यादा खर्चा दिखा देते हैं, कम खर्चा हो तब भी क्या करेंगे, ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं से आपके पास में अपव्यय ज़्यादा हो गया। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि श्रम अधिक लग रहा है। क्या लग रहा है आपका, श्रम अधिक लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, श्रम अधिक लगना भी एक समस्या है, क्योंकि जितने लोग, अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगेगी, अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगेगी। उसके खातिर क्या होता है कि भाई इसका एक तो खर्चा अलग से, श्रम भी अधिक लग रहा है और समय भी अधिक। जिससे जनगणना होती है तो 2011 की जनगणना जो थी उसकी रिपोर्ट जो है 12-13 में आकर 2-2 साल 3-3 साल बाद रिपोर्ट आएगी। अब 21 की जनगणना होगी तो 23-24 तक रिपोर्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं से समय अधिक लग रहा है, किसमें, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने में।
लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका है भी नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है। तो व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप, अगला अपव्यय, श्रम अधिक और समय अधिक। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो पॉइंट रहता है, तीसरा पॉइंट इसमें सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने के लिए क्षेत्र क्या है, एक सीमित है। अब मैं जो है अपने 1 या 2 गांव में जा सकता हूँ, पूरे राजस्थान में थोड़ी ना जा सकता हूँ, या ठीक है कोई व्यक्ति एमपी में जा सकता है, पूरे एमपी में थोड़ी ना जा सकता है। तो मतलब एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर के आंकड़े इकट्ठे कर सकता है। अगर एक ही इंसान सब जगह जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सीमित क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, सीमित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को देखो, मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ। ये सभी पॉइंट्स मैं चाहता था तो इसको एक बार बोर्ड पे लिख करके फिर आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट लिखता हुआ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए ठीक ठाक लगेगा, अच्छा लगेगा, तो उसके हिसाब से ही है। ठीक है, तो आप इसको रिपीट कर लें फटाफट। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं, एक तो अनुसंधान करता है, घर घर जाकर के समक इकट्ठा करता है। दूसरा, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं तथा जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्या, अनुसंधानकर्ता को धैर्य और निष्पक्षता की आवश्यकता होती। ठीक है, ये खत्म। अब उसके बाद में स्थानीय भाषा, रहन सहन और रीति रिवाज को जानकारी आवश्यक है। अगला क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो सजातीयता होती है, मतलब जो भी डाटा इकट्ठा कर रहा है, आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, समक इकट्ठा कर रहा है, वो लगभग डाटा जो है वो सभी जगह से एक जैसे उसको दिखाई देंगे। अगला जो है वो क्या, लचनशीलता होती है, मतलब किसी भी टाइम पर जाकर के वो डाटा इकट्ठा कर सकता है। अगला, शुद्धता अधिक होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई व्यक्ति घर घर खुद जाता है तो उसमें जानकारी ज़्यादा अच्छी मिल पाती है। अगला है, विस्तृत सूचना होती है और विश्वसनीय भी होती है। ठीक है, अब कुछ एक दो ड्रॉबैक छोड़ दो। अब दोष क्या क्या है इसके, एक तो व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप, एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। अगला है, अपव्यय, श्रम और समय अधिक लगता है, और इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, ये आपके पास में प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्राथमिक आंकड़ों की संग्रहण की विधि ये देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक व्यक्ति घर घर गया है तो उसकी बात हो गई है। अब अगला, चलिए, तो बोर्ड साफ करने ज़्यादा टाइम लगता है ना। चलो देखो अगला, अप्रत्यक्ष सेकंड वाला भाग है ना, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि, उसमें दूसरा है अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान, ये क्या होता है, ध्यान समझना। अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान, पहले में क्या था कि भाई आंकड़े, हम लोग ये बात करें कि प्राथमिक आंकड़े हम लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो घर घर जाकर के, अगर घर घर नहीं गया तो क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, इसमें जानकारी देखना ध्यान से है कि भाई अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें तृतीय पक्ष से जानकारी हासिल की जाती है। तृतीय पक्ष से जानकारी हासिल करेंगे, कहाँ से, तृतीय पक्ष से। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे तृतीय पक्ष से जानकारी हासिल करने का क्या मतलब हुआ, समझना बात को। जिसे ये पहला इंसान है आपके पास में, पहला इंसान ए, ये पहला इंसान है, और यहाँ पर एक दूसरा इंसान है बी। ठीक है, और एक इंसान है आपके पास में सी यहाँ। तो ए और बी आपस में बातचीत करेंगे। ए और बी क्या आपस में बात किया कि भाई, और किसके बारे में, ए ने भी सी के बारे में पूछा और बी ने भी सी के बारे में पूछा। बात समझना कि यहाँ पर तृतीय पक्ष के बारे में जानकारी, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये दोनों जो है वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, इस तीसरे वाले के बारे में। तो ठीक है, जैसे कि मैं किसी के घर पे सर्वे करने गया या कोई और इंसान गया, उसने पूछा भाई घर पे नहीं होगा वो, तो क्या है, अपन ने पूछा भाई चलो पड़ोस वाला आज तो बाहर गया हुआ है, तो चलो मैं आप ही बता दो, क्या बोलते हैं, आप ही बता दो, तो वो कुछ बताएगा, अपन को जानकारी देगा। देखो सही दे गलत दे वो दूसरी बात, ठीक है, वो विश्वसनीयता और अपना जो रिश्ता है वो किस प्रकार से, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग जानकारी वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। कैसे, कि भाई हमने आपस में एक दूसरे ने बात करी,
किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में, सी के बारे में। तो यहाँ से आपके पास में क्या तृतीय पक्ष के बारे में जानकारी आप लोग हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा है? अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान। हाँ, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि सूचना के अभाव में इसका नुकसान ये है, दोष क्या है इसका? सूचना के अभाव में प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, प्रक्रिया जटिल। जैसे हमको जानकारी नहीं प्राप्त हुई, सूचनाएं हमको कम मिली, तो क्या हो जाएगा? सूचना के अभाव में हमारी जो प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी। और उसके बाद में अगला क्या ध्यान रखना कि गलत जानकारी से गलत निष्कर्ष की संभावना। चलिए बात समझना कि हम लोग प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण की विधि देख रहे हैं और दूसरी विधि ये है कि अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान। पहले तो घर घर जाकर के वाला हो गया, उसमें क्या विशेषताएं थी, क्या फायदा था, क्या नुकसान था। अब हमने बात करी कि अप्रत्यक्ष और मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष और मौखिक अनुसंधान में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अप्रत्यक्ष और मौखिक अनुसंधान में ये है कि हम लोग तृतीय पक्ष से जानकारी हासिल करेंगे, जैसे ए और बी, तीसरे वाले से जानकारी हासिल करेंगे। और उसमें नुकसान ये है क्या? एक तो सूचना के अभाव में प्रक्रिया जटिल हो गई, क्योंकि जानकारी दे या नहीं दे कोई गारंटी नहीं, जानकारी दे या नहीं दे कोई गारंटी नहीं। और दूसरी बात है कि भाई वो जानकारी सही है या नहीं है, वो भी जानकारी सही नहीं, मतलब ठीक है। तो गलत जानकारी देगा तो उसका कंक्लूजन भी क्या है? गलत निकल के आएगा। ठीक है, तो ये एक समस्या रहती है। अप्रत्यक्ष ज़्यादा मतलब अच्छी विधि नहीं है। कोशिश करें कि क्या होता है आपके पास में घर टू घर है, डोर टू डोर जाकर के हासिल करें। अब अगला इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी? एक तो व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित। देखो इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने का चांस बहुत कम रहता है, मतलब कोई किसी को कुछ नहीं, ठीक है, मतलब बहुत कम चांस रहता है कि देखो दुश्मनी तो हर किसी इंसान की रहती है, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चांस थोड़ा कम रहता है। भाई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है वो आपके किसी की इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा हूँ, तो सामने वाला जो है अगर मुझे जानकारी देगा तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं पर्सनल नहीं गया ना, मैं तो किसी और से पूछ रहा हूँ भाई उसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत पक्षपात बहुत कम चांसेस है, व्यक्तिगत पक्षपात के चांसेस कम है। और अगला क्या है उसका, इसका क्षेत्र जो है वो क्या है आपका, विस्तृत क्षेत्र। क्या है, विस्तृत क्षेत्र, मतलब एक जगह पर रह करके हम लोग काफ़ी लोगों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक जगह पर रह करके हम लोग काफ़ी लोगों की जानकारी या काफ़ी प्रकार के डाटा एंट्रीज, मैं देखो एक एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें ले सकते हो, जरूरी नहीं अर्थशास्त्र का ले सकते हो, किसी और का ले सकते हो, लेकिन जनगणना हम लोग जानते हैं, हमारे डेली लाइफ में चल रहा है। तो व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं, एक बात। दूसरा, इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र कौन सा होता है, विस्तृत। और इसके बाद में इसमें जो है वो मितव्ययता, यानी कि खर्च जो है आपका, खर्च क्या है, कम होगा, कम खर्चा होगा, क्योंकि हम लोग एक जगह बैठ करके काफ़ी लोगों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हर एक इंसान, मतलब एक गांव में एक इंसान बैठा दिया, भाई एक जगह तुम आ जाओ, भाई अगर मुझे घर घर जाना होता तो एक दिन में कितने घर में सर्वे कर लेता, 50 घर या 100 घर, ठीक है, एक दिन में। लेकिन वही जानकारी मुझे अगर एक जगह बैठे बैठे सबको मिल जाए, तीसरा व्यक्ति आकर के मुझे दे दे, तो इसमें क्या है, खर्चा कम, ठीक है, मितव्ययता हो गई। चलो, और इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, विषय क्या है पॉइंट, एक मिनट है ना, विशेषज्ञों की सम्मति या सहमति, ये लिख लेना आप लोग। इसमें क्या होता है कि विशेषज्ञों की जानकारी या उनको, मतलब उनको अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब जो जानकार लोग होते हैं वो हमको, तीसरा व्यक्ति जो होता है वो विशेषज्ञ जो होता है, ठीक है। अब हमने भाई एक दूसरे की बात करी हमने, अगर मान लो ये जानकार अच्छा हो, विशेषज्ञ हो, तो मुझे जानकारी दे देगा इसके बारे में, भाई ये इसका फायदा है, ये इसके नुकसान है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषज्ञों की सहमति या सम्मति, ठीक है, जो भी शब्द आपके पास में हो आप लोग उसको यूज़ कर लेना। विशेषज्ञों की सहमति, बस इतना शब्द है, मतलब
कि विशेषज्ञ जो है आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सी के बारे में जानकारी हासिल करी किससे, बी से। अगर बी अच्छा जानकारी है सी के बारे में, जैसे किसी बीमारी के बारे में, किसी न किसी बीमारी के बारे में अगर हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं किसी डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर मुझे जो समझाएगा, अब मैं बीमारी से तो लड़ नहीं सकता हूँ, बीमारी से कुछ और जानकारी कर नहीं सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे सब जानकारी बीमारी के बारे में, मान लो कैंसर है, टीबी है, कोई और बीमारी है, मैंने जानकारी हासिल कर ली डॉक्टर से, तो क्या हो गया कि वो विशेषज्ञ हो गया। डॉक्टर कौन हो गया, विशेषज्ञ, उसने मेरे को जानकारी दे दी। क्लियर। चलो, तो ये आपके पास में विशेषता हो गई किसकी, प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करने की विधि में हम लोग अप्रत्यक्ष मौखिक। अब इसमें दोष क्या है, साक्षियों का दोष। ध्यान समझना, अगर जैसे कि आपको कह दिया भाई कि पहला व्यक्ति जो है वो 20 से तीसरे व्यक्ति की जानकारी मांग रहा है, अगर इसने गलत जानकारी दी तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये साक्षी जो है, गवाह जो है, ठीक है, यहाँ पर एक समस्या है, अगर उसने जानकारी हमको सही नहीं दी, ठीक है, अगर यहाँ पर उसने जानकारी हमको नहीं दी तो समस्या हो सकती है। यानी कि अब साक्षियों का दोष का मतलब क्या है, अगर जो इंसान दे रहा है वो अगर पक्षपात के मामले में दे रहा है, अगर उसकी लड़ाई तीसरे वाले के साथ में, पक्षपात का मतलब क्या होगा कि बी की लड़ाई अगर सी वाले के साथ में है, बी की जो लड़ाई है वो सी वाले के साथ में है, तो उसने बी वाले ने हमको जानकारी, हमको पता नहीं था, बी वाले ने हमको जानकारी गलत दे दी, तो पक्षपात है ना, क्योंकि वो भाई उसकी लड़ाई थी तो उसने जानकारी हमको क्या कर दिया, गलत दे दिया। और अप्रत्यक्ष जानकारी से गलत निष्कर्ष का डर, अप्रत्यक्ष जानकारी से गलत निष्कर्ष का डर रहता है हमेशा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, फिर हम लोग कंफर्म करेंगे भाई तो सही तो बोल रहा है, तो सही तो जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समस्या है, दोष क्या है कि साक्षी, मतलब यहाँ पर साक्षियों का दोष है, जो लोग बता रहा है, जानकारी हमको दे रहा है, उसके साथ में समस्या हो सकती है। क्या, एक तो वो पक्षपात कर सकता है, क्योंकि उसकी अगर दुश्मनी हो किसी और के साथ में तो वो हमको जानकारी सही नहीं देगा, लेकिन हमको थोड़ी ना पता कि उसके साथ में दुश्मनी होगी। ठीक है, हम तो उसको पूछेंगे भाई तुम्हारे पड़ोस में रहता है तो जानकारी कैसे, मतलब वो कैसा है, जैसे कि मान लो शादी का रिश्ता कोई लेके गया, सुनना बात को, अगर कोई शादी का रिश्ता लेके गया, चलो तो हम क्या करते हैं भाई, तुरंत उसके, भाई हम चाहते हैं कि भाई हमें इस वाले घर पे, सी वाले घर पे शादी का रिश्ता लेकर के जाना है, तो हमने क्या किया भाई, सी वाले की जानकारी हम तो सी वाले से थोड़ी ना पूछेंगे, हम क्या करेंगे, बी वाले से जाकर के पूछेंगे भाई ये घर में कैसे लोग हैं, इनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, कौन कितना क्या पढ़ा लिखा है। अगर बी वाले के सी वाले के साथ में झगड़ा है, बी वाले का सी वाले के साथ में झगड़ा, वो क्या बोलेगा, अरे बकवास है। अगर झगड़ा है ना, बुरे नहीं है, फिर भी क्या बोलेगा, बकवास है। तो क्यों, पक्षपात कर रहा है, साक्षी है वो तो गवाह है, लेकिन वो पक्षपात कर रहा है। ठीक है, अब जानकारी गलत देगा तो गलत हो जाएगा, और अगर अच्छे भी है, बकवास बोल दिया। और कभी कभी क्या होता है, रिश्तेदार अच्छे हैं, अगर इन दोनों के रिश्ते अच्छे हैं बी और सी के, बोलेंगे बकवास हो तो भी अरे बहुत जोरदार, कही दो, देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखना ही नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी, आपको मेरे पे भरोसा नहीं, कर दो आप। तो वहाँ पर क्या है, पक्षपात का सीधा आरोप लगता है, पक्षपात होगा किसमें, अप्रत्यक्ष जानकारी में। जब आपको दो लोग आपस में बात करें, तीसरे के बारे में हो सकता है जानकारी सही भी हो, जानकारी गलत भी हो। अगर जानकारी गलत है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आपके पास में पॉइंट हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है एक बार पूरी जानकारी हासिल कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। जानकारी हो गई, ठीक है, तो आज के हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, जाना है, तो यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा हमारा टॉपिक चलेगा, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।